हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। तो जैसा कि मैंने लाइव में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज का जो मेरा वीडियो अपलोड होने वाला कौन से टॉपिक पे होने वाला, कौन से चैप्टर पे होने वाला, तो मैंने इसको पहले नोट कर रखा है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, जो कि क्लास 11th के बायोलॉजी से चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। तो आज मैं इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा और उनसे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इससे पहले आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो था सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द प्लांट टिश्यू, पादप जगत से पूछे, पादप उत्तक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था, जो कि वो वीडियो काफी लंबी, अबाउट 40 मिनट्स की हो गई थी। तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी शॉर्ट में हो सके, कम समय में हो सके, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो वो जो था सबसे, मेरे लगता है मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे लंबी वीडियो है वो 40 मिनट्स की। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत पे। तो आइए उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद से जो है, जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में जो है हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, लाइफ, जीवन। व्हाट इज लाइफ? तो अणुओं का एक जटिल अद्वितीय संगठन है। जीवन जो है अणुओं का एक जटिल अद्वितीय संगठन है, जो स्वयं को उन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दर्शाता है जिनसे वृद्धि, परिवर्धन, प्रतिक्रियात्मकता और जीवन के दूसरे लक्षणों को दर्शाती है। उन्हें हम सजीव, लिविंग बींग्स कहते हैं। इनके लक्षण निम्न है: संचेतना, वृद्धि और परिवर्धन, प्रजनन, आनुवंशिकी और उपापचय और ऊर्जा की आवश्यकता, ये जो है इनके सिम्टम्स हैं। अब प्रजनन सजीवों का सही परिभाषित लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे भी जीव हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते परंतु फिर भी वे सजीव हैं, जैसे खच्चर, अनुवर्वर, मानव। ये दोनों जो है प्रजनन नहीं करते लेकिन फिर भी हम उन्हें सजीव के अंतर्गत मानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की एक पहचान होती है जिसके जरिए हम पहचान करते हैं, जानते हैं। तो फर्स्टली देखते हैं वर्गीकरण तंत्र में किसी जीव को उसके सही नाम और जगह से जानने की विधि को ही हम जो है आइडेंटिफिकेशन, पहचान कहते हैं। यह कुंजियों की सहायता से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉमेनक्लेचर, नामकरण। यह विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को सुस्पष्ट और सही नाम देती है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके तथा दूसरे जीवों से विभेदित किया जा सके, कंपैरिजन, तुलना किया जा सके। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसके अंतर्गत जीवों या जीव के समूह को सरलता से दृश्य परंतु मूलभूत लक्षणों के आधार पर और किसी नामकरण तंत्र के अनुरूप श्रेणियों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। इन श्रेणियों के लिए एक पदानुक्रम सोपान बनाया जाता है, मतलब एक पदानुक्रम सोपान, हियरार्ची बनाया गया है जिसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया जाता है उसमें। फिर नेक्स्ट आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विपदनाम पद्धति। यह वर्गीकरण का एक तंत्र है जो एक स्वीडिश पर्यावरणविद कैरोलस लिनियस द्वारा विकसित किया गया। इसका जो निर्माण किया गया वो कैरोलस लिनियस द्वारा, जो कि एक स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, पर्यावरणविद थे, उनके द्वारा किया गया था। इनके अनुसार प्रत्येक जीव को केवल एक नाम दिया गया जिसमें दो शब्द है। पहला शब्द जेनेरिक नाम होता है जो जीनस को दर्शाता है और इसका पहला अक्षर जो है कैपिटल से लिखते हैं। जीनस जो है, जेनेरिक जो है, इसको जो है हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है। दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है जो स्पीसीज को बताता है, जाति को बताता है, तथा इसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, छोटे लेटर से लिखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों शब्द तिरछे या रेखांकित करके लिखते हैं, या तो इटैलिक लैंग्वेज में लिखते हैं या जो हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं लिखने के बाद से दोनों नाम को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में लिखा था, इसमें पौधों की 5900 जातियों और सिस्टेमा नेचुरी में 1758 में जंतुओं की 4326 जातियों का वर्णन किया। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ देता है, लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम को कब लिखा था? तो 1753 में। उसमें कितने जातियों का वर्णन किया था? तो 5900 पौधों का किया था। और सिस्टेमा नेचुरी में, जो कि 1758 में जंतुओं की 4326 जातियों का वर्णन किया था। तो ये दोनों से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
सिस्टमैटिक वर्गीकरण पद्धति, इसके अंतर्गत जीवों की विविधता और तुलनात्मक और विकासीय संबंधों से संबंधित, इसके अंतर्गत जो है जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक और विकासीय संबंधों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, जीवों के लक्षणों के आधार पर पहचान, नामकरण, वर्गीकरण नियमानुसार अनेक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इस शाखा के अध्ययन को हम वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है हम जीवों के लक्षणों के आधार पर पहचान, नामकरण, वर्गीकरण नियमानुसार अनेक समूहों में वर्गीकृत करते हैं और इसे जो है हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि द लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन इसमें से बना करके आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लें कोई नोट्स में, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। उसके बाद से जो है लास्ट में हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिएगा। अगर नोट ना किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आगे के जो भी इंपॉर्टेंट और पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करें। और उसके बाद से जो हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जीएस में आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिएगा। अब इसे इरेज करते हैं और बाकी आगे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइनली बाकी के और बच्चे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, वर्गीकी पदानुक्रम, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची किसे कहते हैं, तो इसे जो है लीनियस पदानुक्रम भी कहते हैं, क्योंकि इसे कैरोलस लीनियस ने जो है इसका निर्माण किया था, व्यवस्थापित किया था। क्योंकि इसे लीनियस ने प्रतिपादित किया था, यह जीवों को जगत से आरंभ होकर जाति तक अवरोही क्रम में पहुंचाने वाला अथवा जाति से आरंभ होकर जगत तक आरोही क्रम में पहुंचाने वाली श्रेणियों, जिसे वर्गीकी संवर्ग का निश्चित क्रम होता है। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट, प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग या व्यवस्था वर्गक या टेक्सॉन कहलाती है। प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग है जो कि व्यवस्था वर्गक या टेक्सॉन इंग्लिश में और बहुवचन में टैक्सा कहलाती है, जो वर्गीकरण की एक इकाई है और किसी भी स्तर के जीवों के समूह को दर्शाती है। इसकी कुछ सामान्य श्रेणियां हैं, जिसको मैंने 1 2 3 4 करके ऐसे 7 पॉइंट्स में लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेसीज, जाति, जीवों का एक ऐसा समूह है जो आकारिकीय लक्षणों में समान होता है और अपने समूह में प्रजनन कर अपने समान जीवों को उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि हम मनुष्य देख सकते हैं और भी एक्सेट्रा कई सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड आता है जीनस, वंश, यह जाति स्तर के ऊपर की प्रथम उच्च स्तरीय श्रेणी है। यह जातियों का एक समूह है, इसमें जाति की तुलना में कुछ लक्षण जो है समान होते हैं, मतलब कुछ जाति के सिम्टम्स होते हैं जो इनमें पाए जाते हैं वंश में। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड, फैमिली, कुल, इसमें एक या अधिक संबंधित जेनेरा, जिसे हम वंश कहते हैं, जेनेरा आते हैं और यह दूसरे संबंधित कुलों से विभिन्नताओं द्वारा विभेदित किए जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट 4 है ऑर्डर, गण, कुछ लक्षणों में एक दूसरे से समानता दर्शाने वाले कुलों का एक समूह है। तो गण जो है कुलों का समूह है जो कि कुछ लक्षणों में एक दूसरे के समान होता है। यह लक्षण किसी एक कुल में स्थित अनेक वंशों के लक्षणों की तुलना में कम समान होता है। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ, क्लास, वर्ग, इसमें एक या अधिक संबंधित गण होते हैं। इसमें जो है एक या एक से अधिक जो है संबंधित गण होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 6, फाइलम या डिवीजन। अब इसको फाइलम और डिवीजन के 2 पार्ट में मैंने लिखा है ऑब्लिक करके, इसको हम अभी आगे बताएंगे, जिसको हिंदी में संघ कहते हैं। इसमें वे सभी जीव होते हैं जो विभिन्न क्लास यानी वर्ग से होते हैं और जिनके कुछ लक्षण समान होते हैं। और यहाँ मैंने डिफरेंस बताया था, डिवीजन क्यों लिखा है, फाइलम क्यों लिखा है, तो पादप वैज्ञानिक फाइलम के लिए जो है डिवीजन शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए डिवीजन भी लिखा जाता है साथ में। फिर नेक्स्ट आता है किंगडम, जगत, इसमें वे सभी जीव होते हैं जिनके भिन्नात्मक लक्षण समान होते हैं। पौधों को प्लांट किंगडम में रखा गया है, जिसे हम हिंदी में पादप जगत कहते हैं, और जो है जंतुओं को एनिमल किंगडम, जिसे जंतु जगत में रखा गया है। यह उच्चतम वर्गीकी संवर्ग है और यहाँ जो था उच्च स्तरीय श्रेणी था। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्सोनॉमिक एड्स, वर्गीकी सहायता साधन किसे कहते हैं, तो इसमें जो है तकनीकी विधि और संग्रहित सूचनाएं जो जीवों की पहचान और वर्गीकरण में उपयोगी होती हैं, उन्हें हम टेक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मोनोग्राफ,
किसी एक वर्ग की सूचना को जो है हमें फाइंड आउट कराता है, जिसे हम मोनोग्राफ के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मैनुअल, नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका के अंतर्गत जाति की सूचना इंफॉर्मेशन रहती है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लोरा, पौधों के वास स्थान और विवरण की जानकारी देता है। फिर नेक्स्ट आता है कैटलॉग, सूची पत्र, कुछ अन्य वर्ग की सहायता साधन जो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी के बचे थे जो कि द लिविंग वर्ड से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपसे कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये फाइनली जो है आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं। अब हम ले चलते हैं आपको उन क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, और या जनरल बोलचाल की भी भाषा में आपसे पूछ ली जाती है, जीएस में पूछ ली जाती है, एसएससी में पूछ ली जाती है। तो मतलब मैंने उस हिसाब से क्वेश्चंस को लिया जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए इसे हम इरेज करते हैं। अगर आप नोट कर ले तो नोट किए तो नोट कर लें, और या तो स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम इसे इरेज करें और बाकी आगे क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। अब इसे इरेज करते हैं और उन क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फाइनली उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए या पूछे जाते हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है कैरोलस लिनियस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक सजीव एक निर्जीव की संरचना से साधारणतः किस आधार पर अलग होगा? ऑप्शन ए प्रजनन दिया हुआ, ऑप्शन बी वातावरण के साथ क्रिया, ऑप्शन सी प्रतिक्रियात्मकता। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रतिक्रियात्मकता के आधार पर सजीव एवं निर्जीव जो है साधारणतया अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है तथा जंतुओं में किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए दोनों में लगातार होती है, कंटिन्यूअस होती है। ऑप्शन बी जो है पौधों में लगातार और जंतुओं में जो है एक निश्चित उम्र तक होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लगातार होती है पौधों में और एक निश्चित उम्र तक जंतुओं में। तो जंतुओं में जैसे हम लोग अपने आप को ही देख सकते हैं, एक निश्चित एज तक की जो है हम लोग की शरीर में ग्रोथ रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता? ऑप्शन ए खच्चर, ऑप्शन बी अनुर्वर मानव युगल, ऑप्शन सी श्रमिक मधुमक्खी, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। ये जो तीनों हैं जो प्रजनन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से जीवों का समूह विखंडन द्वारा गुणित होता है? ऑप्शन ए केचुआ, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, तंतुई, शैवाल, मॉस के प्रोटोजोआ, और ऑप्शन सी अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फंजाई, तंतुई, शैवाल, मॉस के प्रोटोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता फिर भी जिंदगी लगातार चलती है, यह कथन किसकी भूमिका का वर्णन करता है? ऑप्शन ए द्विगुणन, ऑप्शन बी संरचना विकास, ऑप्शन सी प्रजनन, और ऑप्शन डी सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रजनन। ये जो है प्रजनन को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस समूह में सजीवों के परिभाषित गुण नहीं है? ऑप्शन ए वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन बी उपापचय, और ऑप्शन सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वृद्धि और प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 7, वर्गीकी का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए जीव का वर्णन, ऑप्शन बी जीव को पहचानना, ऑप्शन सी जीव का वर्गीकरण। तो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जीव को आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, वर्गीकरण के अंतर्गत हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिपद नाम पद्धति में तीसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी उपजाति, ऑप्शन सी उपवंश, तथा ऑप्शन डी सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उपजाति। त्रिपद नाम पद्धति में तीसरा नाम उपजाति का आता है। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, और ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, किसने स्पीसीज प्लांटेरम को लिखा? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी कैरोलस
लीनियस। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कैरोलस लीनियस। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी इसको आपको नोट कराया था कि इससे जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीवों के जैविक नामकरण में बहुत से नाम किस भाषा से लिए गए हैं? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी जर्मन। तो जो करेक्ट आंसर है आप देखेंगे स्टडी लाइन में अधिकतम जो नेम लिए जाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से ही लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कैरोलस लीनियस कहाँ के रहने वाले थे? मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चंस आ सकते हैं और बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्वीडन और ऑप्शन सी जर्मन। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा स्वीडन के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 13, लीनियस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑप्शन बी सिस्टेमा नेचुरी। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताया था जो है सिस्टेमा नेचुरी जो लिखा था, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द्विपदनाम पद्धति के जनक कौन है? इसको भी मैंने बताया था, ऑप्शन ए डार्विन दिया, ऑप्शन बी कैरोलस दिया, ऑप्शन सी मेंडल दिया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कैरोलस। इसमें जो आपसे क्वेश्चन में जो है कभी कैरोलस पूछ देता है और कभी जो है लीनियस के नाम से क्वेश्चन पूछ देता है, दोनों अलग अलग नाम से भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्ग की पदानुक्रम में फैमिली कुल को किन के बीच में रखा गया है? ऑप्शन ए जगत व वर्ग, ऑप्शन बी गण व वंश, ऑप्शन सी वर्ग व गण। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व गण व वंश के बीच में कुल को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं? ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी गण। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा वर्ग। तो ये 16 क्वेश्चन थे जो कि द लिविंग वर्ल्ड से पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। तो चलिए आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट ना किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे और आगे भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना था। तब देखते हैं अब आगे के और भी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले इसे इरेज करते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अभी इसे हम इरेज करते हैं और बाकी आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब तक जो है हम लोगों ने 16 क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा वर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी जगत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जगत। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विकल्प एक संवर्ग नहीं है? ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी जाति और ऑप्शन डी ग्लूमेसी। तो आप देख सकते हैं ये जो सभी है संवर्ग से मैच करें, लेकिन एक जो है डिफरेंट है, ग्लूमेसी जो है वो संवर्ग नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा मूल इकाई जिस पर वर्गीकरण तंत्र आधारित? ऑप्शन ए गण, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी जाति। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसमें सबसे कम संबंधित लक्षण होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी संघ। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा संघ में जो है बहुत कम लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक पौधे के गण के नाम का अंत किससे होता है? ऑप्शन ए आई ए या ऑप्शन सी एलस। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा एलस से जो है अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से वर्ग की संवर्ग में अन्य सभी शामिल है? ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी गण। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा गण। क्वेश्चन नंबर 23, दो जंतु एक किंगडम परंतु दो विभिन्न क्लासेस से हैं, इनका क्या समान हो सकता है? ऑप्शन ए गण, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी संघ। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा संघ जो होता है इनका समान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक वर्ग की पदानुक्रम में वंश किन दो के मध्य स्थित होता है? ऑप्शन ए जगत व वर्ग के मध्य, ऑप्शन बी संघ व गण के मध्य, ऑप्शन सी कुल व जाति के मध्य। तो जो करेक्ट आंसर होगा कुल व जाति के मध्य, ऑप्शन नंबर सी होगा जो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से बेमेल कौन सा है? ऑप्शन ए सेपियंस, ऑप्शन बी रोटुंडस, ऑप्शन सी हेमिडेक्टाइलस। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हेमिडेक्टाइलस जो है बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 26, ओडीई प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी कुल, ऑप्शन सी उपकुल, ऑप्शन डी उपगण। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा उपकुल
के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रक के आधार पर वायरस को किसके अंतर्गत रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए यूकैरियोट्स के अंतर्गत, ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत, ऑप्शन सी दोनों के अंतर्गत। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, एक भौगोलिक या राजनीतिक सीमा से घिरे क्षेत्र में उगने वाले पौधे को किसमें सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन ए फौना में, ऑप्शन बी फ्लोरा में, ऑप्शन सी दोनों में। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, फ्लोरा में सम्मिलित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, आर्बोरेटम जिसे वृक्षोद्यान कहते हैं, वनस्पति उद्यानों का एक भाग है, यहाँ क्या होता है? तो ऑप्शन ए बोनसाई बनते हैं, ऑप्शन बी बड़े पेड़ों को जंगल के समान उगाया जाता है, ऑप्शन सी दोनों। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ जो है बड़े पेड़ों को जंगल के समान उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा वर्गीकी सहायता साधन किसी विशेष समय पर संग्रहित वंश या कुल की संपूर्ण जानकारी का विवरण रखता है या होता है उसके पास? तो हमने पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ऑप्शन ए दिया वर्गीकी कुंजी, ऑप्शन बी मोनोग्राफ, ऑप्शन सी हर्बेरियम। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, मोनोग्राफ में जो है रखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिना जाति वृत्तीय के वर्गीकी बिना मांस के हड्डी के समान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए जॉन ने, ऑप्शन बी हचिनसन ने, ऑप्शन सी तख्ताजन ने। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तख्ताजन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 32, पारिभाषिक शब्द संघ फाइलम किसने दिया था? ऑप्शन ए हैकल, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी क्यूवियर। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूवियर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए लिनियस के द्वारा, ऑप्शन बी डी कैंडोले के द्वारा, ऑप्शन सी प्लिनी द इडलर के द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लिनी द इडलर के द्वारा जो है दी गई थी सर्वप्रथम कृत्रिम पद्धति। क्वेश्चन नंबर 34, लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति कौन सी? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी अलैंगिक, ऑप्शन सी कृत्रिम। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका कृत्रिम थी। तो ये अभी तक 34 क्वेश्चंस हो चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड से, और बाकी के और बचे 6 क्वेश्चंस हैं। आप इसे नोट कर ले, उसके बाद हम उन 6 क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करें। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लेंगे। नोट ना के तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी हम इसे इरेज करते हैं ताकि और भी जो 6 क्वेश्चंस बचे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो फाइनली हम इसे इरेज करते हैं। और फाइनली जो है क्वेश्चंस नोट हो चुके हैं, जो कि कुल टोटल 40 क्वेश्चन और आंसर थे। लेकिन वहाँ एक और पॉइंट ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 17 था, वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा वर्गक कौन सा है? तो यहाँ जो है जगत न हो करके ऑप्शन नंबर बी होगा, जाति होगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जैविक संघटना किस स्तर से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए उप सूक्ष्मदर्शी या आणविक स्तर से, ऑप्शन बी कोशिकीय स्तर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उप सूक्ष्मदर्शी या आणविक स्तर से जो है प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 36, द्विनाम पद्धति में कौन से 2 शब्द होते हैं? ऑप्शन ए वंश तथा जाति, ऑप्शन बी जाति तथा गर्त। मैंने इंपॉर्टेंट नोटिस में जो है पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर ए होगा वंश तथा जाति। क्वेश्चन नंबर 37, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए बेसी ने, ऑप्शन बी बेंथम तथा हुकर ने। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंथम तथा हुकर ने लिखा था इस पुस्तक को, जेनेरा प्लांटेरम को। क्वेश्चन नंबर 38, टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी कुल। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जाति। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, पादपों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी टेक्सॉन। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टेक्सॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट है, निम्न में से कौन घोड़े का गण दर्शाता है? ऑप्शन ए केरस, ऑप्शन बी पेरिसोडेक्टाइल, ऑप्शन सी कैबेलस। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिसोडेक्टाइल जो है घोड़े का गण दर्शाता है। तो फाइनली ये जो है
द लिविंग वर्ल्ड से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर थे जो कि 40 थे, और बाकी के मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू सभी उन इम्पॉर्टेंट बिंदु को समझा दिया जो कि उनसे क्वेश्चन बना करके पूछे जाता है। आप देखे भी होंगे कि जो भी मैंने बताया इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, उनसे लगभग बहुत सारी क्वेश्चंस पूछी गई थी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं लाइव आकर या शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पहले दे दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।